Qtrix, learn, practice, achieve. हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपना ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ उत्तराखंड के भूगोल वाले सेगमेंट से शुरू किया है और इससे पहले के कुछ वीडियोस में जिसमें कि हमने उत्तराखंड की अवस्थिति को देखा था और उसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियाँ, उसका भौगोलिक विभाजन, उसके ग्लेशियर्स और विभिन्न तरह के जो दर्रे हैं उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में, उनको पढ़ा। आज अब हम एक नए टॉपिक को उठाएंगे और वो हमारा नया टॉपिक होगा उत्तराखंड की नदियों का तंत्र। तो आज के अपने इस टॉपिक में जिसमें कि हम उत्तराखंड के नदी तंत्र को पढ़ेंगे, तो उसको हम उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे और जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को अगर हमें समझना है तो हमें ये देखना होगा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो हमने अपने पहले के वीडियोस में देखे हैं। तो हिमालयी राज्य होने के कारण यहाँ के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जो मध्य हिमालय और हिमाद्री की श्रेणियाँ हैं, वहाँ से हमें कई सारी नदियाँ निकलते हुए दिखलाई देती हैं। तो ये नदियाँ अपने आप में भारत की प्रमुख नदियों में शामिल हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के रीजन में हमें कुछ ऐसी भी नदियाँ देखने को मिलती हैं जो स्थानीय तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो प्रमुख नदियों में भी नहीं हैं। ये कुछ छोटी नदियाँ हैं जिनको गाड कहा जाता है और इसके साथ साथ कुछ नाले हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें तो मुख्य रूप से हमें जो प्रमुख नदियाँ पढ़नी हैं उनकी एक हम लिस्ट बना लेंगे और उन्हीं को हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम उत्तराखंड की नदियों की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जो नदियाँ हैं वो इन्हीं ग्लेशियरों से पिघल कर बनी हुई हैं। इसके साथ साथ हमें उत्तराखंड के रीजन में कुछ मुख्य नदियाँ हैं जो कि भारत में भी प्रमुख नदियों के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि गंगा नदी और यमुना नदी। तो गंगा और यमुना नदी का जो तंत्र है वो ना केवल उत्तराखंड के हिसाब से बल्कि वो भारत की प्रमुख नदियों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी कुछ नदियां हैं जो इस नदी तंत्र का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत उत्तराखंड में भले उनको ना देखा जाता हो, इन नदियों में आगे जाकर वो गंगा और यमुना में ही समाहित होती हैं, जैसे कि पश्चिमी रामगंगा नदी। ये उत्तराखंड की एक प्रमुख नदी तंत्र है और ये उत्तराखंड से बाहर जाकर इसी गंगा नदी में जुड़ती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारी एक और नदी है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, जिसको हम कहेंगे काली नदी तंत्र, जो कि हमारे उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से से निकलती है। तो ये दो हमारी महत्वपूर्ण नदी तंत्र हैं
गंगा और यमुना नदी तंत्र। इसके अलावा ये हमारी काली नदी तंत्र हैं और इस काली नदी तंत्र में भी कई सारे उपतंत्र हमें दिखलाई देते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। ये हमारी नदी तंत्र हो गया और इस नदी तंत्र में हमें कुछ उपतंत्र भी दिखेंगे। इसी तरीके से इन प्रमुख जो हमारी नदियां हैं इसमें भी हमें अलग अलग उपतंत्र देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो चार्ट है, जो उत्तराखंड हिमालयी राज्य होने की वजह से जो हमारे पास ग्लेशियर्स का एक भंडार है वो नदियों की उत्पत्ति में मदद करता है और इसलिए हमें इस पूरे रीजन में ये जो प्रमुख नदियां हैं जो कि भारत में भी प्रमुख हैं उनको हमें देखना है। उनके अपने कुछ उपतंत्र हैं, जैसे कि गंगा की बात की जाएगी तो भागीरथी उपतंत्र होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम गंगा के उपतंत्र की बात करें तो उसमें हमें भागीरथी नदी का उपतंत्र होगा और एक अलकनंदा नदी का उपतंत्र हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम यमुना की कई सारे सहायक नदियों को यहाँ पर देखेंगे और उसी से इसका उपतंत्र बनेगा। फिर यहीं पर हम काली नदी के कई सारे उपतंत्र देखेंगे, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, नदी उपतंत्र है जो सरयू नदी उपतंत्र है, उसको भी हमारे द्वारा देखा जाएगा। तो ये पहला जो लेयर थी इस टॉपिक को समझने की वो ये थी कि उत्तराखंड राज्य नदियों के पूरे संजाल पर अवस्थित है, पूरी की पूरे उत्तराखंड की भूमि पर, क्योंकि उत्तराखंड की भूमि जो है वो हिमालयी राज्य है और यहाँ पर नदियाँ, जो मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और छोटी नदियों का एक पूरा संजाल बिछा हुआ है, उसको हमें पढ़ना है। लेकिन उसमें भी हमें मुख्य रूप से जो बड़ी नदियां हैं उन पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी छोटी नदियां भी हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि पश्चिमी रामगंगा, कोसी, दाबका नदी, बाकरा नदी, इस तरह की भी कुछ नदियां हैं जो हमें पढ़नी होंगी। इसमें मुख्य रूप से हम ये देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और उस मुख्य नदी में कौन कौन सी सहायक नदियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो इस टॉपिक का पहला पॉइंट हमने यहाँ पर ये देख लिया। अब हम इस टॉपिक पे इसकी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं नदियों के बारे में, उसको समझने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट हमें देखने पड़ेंगे जो भले उत्तराखंड की नदियों के जो सेगमेंट है उसमें ना पूछे जाएं, लेकिन वो हो सकता है कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उस वाले टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर देखना होगा। जब हम नदी के उद्भव और उनका किस तरीके से नदी अपने उद्गम क्षेत्र से समुद्र जहाँ वो मिलती हैं वहाँ तक जाती हैं, उसको हमें समझने के लिए अध्ययन के 2 रूप होते हैं। तो एक रूप जो होता है नदियों को समझने का, वो रूप होता है नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको समझा जाता है। और दूसरा, नदी अपने प्रवाह रूप में, प्रवाह मार्ग में कौन सा रूप अपनाती है, इसको हमें देखना पड़ता है। तो जो ये वाला सेगमेंट होता है जिसमें नदियों की उत्पत्ति को हम पढ़ते हैं, वो इसमें हमें ये हमारा एक तरीके से जो इसके लिए शब्द यूज किया जाता है उसको कहा जाता है अपवाह तंत्र। इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम।
और जब नदी अपने प्रवाह मार्ग में अलग अलग फॉर्म बनाती है तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। जैसे इसको अगर हमें समझना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक नदी है, इसमें कई सारी सहायक नदियां जुड़ रही हैं, और एक दूसरी नदी भी है, उसमें भी कई सारी सहायक नदियां जुड़ रही हैं। तो ये एक तरह का जालनुमा संरचना बन रही है। तो जब हम नदी के रूप को देखते हैं तो नदी के रूप के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारी जो नदी है वो मुख्य रूप से किस तरीके की संरचना का निर्माण कर रही है, और यही जो संरचना होगी वो उसके पैटर्न को बतलाएगी। तो उत्तराखंड की अलग अलग नदियों को पढ़ने से पहले हमें इसी तरह के ये दो जो हमने पैटर्न देखे हैं इन्हीं को हमें पहले समझना होगा। तो जो ये पहला वाला खंड है इसके हम कुछ पार्ट देख लेंगे और उसको हमें उत्तराखंड के संदर्भ में समझेंगे। दूसरा जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम समझेंगे और इसको उत्तराखंड की लैंग्वेज में या उत्तराखंड की जो हमारी नदियों का एक विशेष तंत्र है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले खंड को देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो इसको हम टॉपिक का नाम देते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का अगर हम अपवाह तंत्र देखें तो ये दो तरह का उत्तराखंड में अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। एक अपवाह तंत्र होता है जो क्रमवर्ती कहलाता है और दूसरा अपवाह तंत्र जो होता है उसको अक्रमवर्ती कहा जाता है। तो इस तरीके से जो पहली लाइन हमने देखी तो अपवाह तंत्र जो हैं उत्तराखंड में वो दो तरीके के दिखते हैं। एक अपवाह तंत्र होता है क्रमवर्ती और दूसरा अपवाह तंत्र होता है अक्रमवर्ती। ये क्या होते हैं? क्रमवर्ती का मतलब हुआ कि जब नदी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है तो उसे हम क्रमवर्ती नदी कहते हैं, और अक्रमवर्ती वो नदी होती है जो ढाल के अनुरूप नहीं प्रवाहित होती। तो ये दो चीजें हैं, एक जो नदी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है और दूसरा जो नदी ढाल के अनुरूप प्रवाहित नहीं होती है। तो अपवाह तंत्र के हमने दो रूप देखे हैं, एक क्रमवर्ती नदी का और दूसरा अक्रमवर्ती नदी का। अब इसी को हम आगे, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है उसको अलग से हमें देखना पड़ेगा। और लेकिन ये अभी तक प्रश्न इसमें पूछे नहीं गए हैं, लेकिन एक एक नंबर में ये प्रश्न इधर बन सकते हैं, उन्हीं को हमें देखना है। तो अपवाह तंत्र के दो रूप देख लिए। अब अगर हम यहाँ पर इसको समझें कि ढाल के अनुरूप नदी का बहना क्या होता है, ढाल के विपरीत नदी का बहना क्या होता है, तो क्रमवर्ती जो नदी होती है इसके हमें कुछ रूप दिखते हैं। एक होता है अनुवर्ती नदी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों इतना टेक्निकल पढ़ रहे हैं और प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये होता है हमारा अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी का मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए कि ये पर्वत श्रेणी है। भूगोल की भाषा में ये जो उभार आ रहा है इसको हम कहते हैं अपनति, और जो ये स्लोप का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है इसको कहते हैं अभिनति। तो ये अपनति हुआ, ये अभिनति हुआ। इसी तरीके से अगर एक और पर्वत श्रेणी इसके पीछे हो
और एक और पर्वत श्रेणी इसके पीछे हो और जो ढाल हो वो नीचे की तरफ हो, तब इन अभिनतियों में जो हमारी नदी प्रवाहित होती है उस नदी को ही हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो अनुवर्ती नदी एक क्रमवती नदी है जो कि पर्वतों की अभिनतियों में ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। तो अनुवर्ती नदी एक ऐसी नदी है जो पर्वतों में अभिनतियों में ये जो बीच की घाटी नुमा संरचना है उसमें ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। जैसा अब प्रश्न क्या बनेगा कि हमारी दो नदियां हैं, एक गंगा और दूसरी नदी है यमुना। ये दो नदियां जो कि उत्तराखंड में प्रवाहित होती हैं, कोई पूछे कि गंगा और यमुना नदी का जो अपवाह तंत्र है वो कैसा है और ऑप्शन में अनुवर्ती अपवाह तंत्र लिखा हो तो यही इसका उत्तर होगा। तो गंगा और यमुना नदी पर्वतों की अभिनतियों में ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनको हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि गंगा और यमुना कैसी नदियां हैं, तो वो अनुवर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती मतलब ढाल के अनुरूप भी वो प्रवाहित होती हैं। अगली चीज हम देखेंगे दूसरा पोर्शन जो आता है, क्योंकि ये ढाल के अनुरूप होती हैं और अभिनतियों में प्रवाहित होती हैं। अब दूसरी चीज हम देखेंगे उसको कहा जाएगा परावर्ती अपवाह तंत्र। परावर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है कि जैसे एक नदी अभिनति में बह रही है और दूसरी नदी उसकी ढाल पर आकर उससे समकोण में अगर मिलती है, तो अभिनति नदी के ऊपर जो समकोण पर आकर नदी मिल रही है उसी को हम परावर्ती नदी कहते हैं। अब इसका उदाहरण हमें देखना है तो हमें ये देखना होगा कि एक हमारी गंगा नदी है, इसकी एक सहायक नदी होगी सौंग नदी, और इसी तरीके से एक नदी है यमुना नदी, इसकी एक हमारी सहायक नदी होगी जो इस रीजन में आकर मिलती है, वो है आसन नदी। ये दो नदियां जो हैं उत्तराखंड में वो परावर्ती नदी का उदाहरण है। परावर्ती नदी का मतलब हुआ कि नदी जो है वो घाटियों में आकर अपने एक दूसरी नदी से समकोण पर मिल रही है, तो इसको कहते हैं परावर्ती नदी। तो गंगा और यमुना जो ये दो प्रमुख नदी हैं, उनकी सहायक नदी के रूप में ये दो हमें ऐसी नदियां दिखलाई देती हैं। तो क्रमवर्ती नदियों में हमने देखा एक हमारी नदी है अनुवर्ती नदी और दूसरी हमारी नदी है वो परावर्ती नदी। इसके और भी उदाहरण होते हैं, लेकिन चूंकि ये उत्तराखंड की नदियों का तंत्र पढ़ा जा रहा है तो उनको हमें डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ हमने अनुवर्ती और परावर्ती को देखा। इसका प्रमुख आधार है कि नदी यहाँ पर अनुवर्ती में वो अभिनति के रूप में बह रही है या अपनति, या उस कटक की या पर्वत की चोटी से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये ही दो प्रमुख आधार हैं। इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो हमारी अनुवर्ती नदी है वो अभिनति में प्रवाहित होती है और जो परावर्ती नदी है वो अपनतियों में प्रवाहित होती हैं और अभिनति नदी से समकोण पर मिलती हैं। अभिनति का मतलब हुआ कि घाटी में जो प्रवाहित हो रही है, और अपनति का मतलब हुआ जो ऊंचाई से आकर उस घाटी वाली नदी में समकोण पर मिल रही है, तो उसको हम कहेंगे परावर्ती नदी। तो उत्तराखंड नदी तंत्र के अंतर्गत जो दो टेक्निकल वर्ड थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं।
अब अगली चीज़ जो इसमें समझनी है वो है, क्योंकि क्रमवती नदी का रूप तो हमने देख लिया, क्रमवती नदी का जो रूप हमने देखा, अब अक्रमवती नदी अपवाह तंत्र को समझेंगे। देखें, हमने दो रूप ड्रेनेज सिस्टम के उत्तराखंड में देखे, एक देखा क्रमवती नदी और दूसरा हम देख रहे हैं अक्रमवती नदी। तो ये क्या होता है, ये ऐसी नदियां होती हैं जो ढाल के अनुरूप नहीं जाती, तो इनको हम देखेंगे। मतलब एक स्थल है, उस पर नदी प्रवाहित हो रही है, अगर उस स्थल में उभार भी होता है तो नदी प्रवाहित होकर उसमें अपरदन करती है और अपने पुराने जो प्रवाह मार्ग है उसको दोबारा से पाने की कोशिश करती हैं। तो उभार भी एक तरफ होता जाता है और दूसरा नदी अपने प्रवाह मार्ग को दोबारा पाने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से एक चक्र चलता रहता है और इसी तरह से नदी वापस अपने मार्ग को पा लेती है। तो अक्रमवतियाँ वो नदी वो होती हैं जो ढाल के अनुरूप प्रवाहित नहीं होती हैं। तो इनमें मुख्य रूप से जो हमें उदाहरण देखने हैं वो, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर देखे थे पहले जिसमें हमें पता था कि हिमालय जहाँ है वहाँ पहले एक समतल एक हमारा टेथिस सागर था और फिर धीरे धीरे वहाँ पर प्लेटें टकराई, उभार हुआ। तो वहाँ जो नदियाँ थीं वो जो शुरू में उभार के समय निर्मित हुई होंगी वो ही कटान करके अपने बेस को बनाती रहती हैं। वो नदियाँ ही पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं। ये अक्रमवर्ती का एक भाग है जिसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी तंत्र। तो इसमें ही हम देखेंगे, दो चीज़ें देखते हैं जो गंगा और यमुना से जुड़ी हुई हैं। एक हिस्सा है हमारा जो गंगा नदी है, ये हमें यहाँ समझना होगा, ये हमारा हिमाद्री है, ये हमारा मध्य हिमालय है और ये हमारा शिवालिक है। तो जो गंगा नदी है वो इन तीनों को काटते हुए आती है। तो ये पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी है जो इन तीनों श्रेणियों को काटती है। दूसरा जो हमारी यमुना नदी है वो मुख्य रूप से एक मध्य हिमालय रीजन और दूसरा शिवालिक वाले रीजन को काटती है। और एक जैसे नदी और है, जैसे एक उदाहरण और भी सारे दिए जा सकते हैं, जैसे गोला नदी, वो मुख्य रूप से सिर्फ शिवालिक वाले रीजन को काटती हैं। तो यहाँ पर नदी द्वारा इन श्रेणियों को काटने का मतलब ये हुआ कि जब हिमाद्री पर्वत का उत्थान हो रहा होगा तो गंगा नदी वहाँ से उस उत्थान में अपने बेस को बनाते हुए आगे बढ़ रही होगी। इसी तरह से मध्य हिमालय और इसी तरीके से शिवालिक हिमालय के रीजन को हमने देख लिया। तो ये दो हिस्से हमने इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ लिए। एक हिस्सा जो था वो था अपवाह तंत्र के बारे में और दूसरा हिस्सा जो उतना ज़्यादा हम प्रश्नों के रूप में नहीं पूछा जाता है, जो कि भारत के भूगोल के अंतर्गत डिटेल से पढ़े जा सकते हैं, वो जो हिस्सा है वो है ड्रेनेज पैटर्न का। तो वो हम भारत के भूगोल वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये दो चीज़ें देख ली। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर अपवाह तंत्र और उसमें अनुवर्ती, परावर्ती और इसके साथ साथ एक पूर्वावर्ती नदी जो अपवाह तंत्र हैं उनको हमने
शॉर्ट में उत्तराखंड के संदर्भ में समझने की कोशिश कर ली। अब हम अपने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझेंगे, या इसी टॉपिक के अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तराखंड की नदियां हैं वो उत्तराखंड की जो ये नदियां हैं वो मुख्य रूप से एक वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं। तो इन नदियों के वर्ष भर प्रवाहित होने का जो मुख्य कारण है वो है क्योंकि ये नदियाँ ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित होती हैं और इस वजह से इनमें वर्ष भर जल भरा होता है और इसी वजह से उत्तराखंड की नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी से भिन्न स्वरूप धारण करती है। तो ये हमने दूसरा पॉइंट इसमें देख लिया। तो पहले पॉइंट में हमने अपवाह तंत्र के कुछ रूप देखे जो कि उत्तराखंड की नदियों पर फिट बैठते हैं, और दूसरा हमने देखा ये स्टेटमेंट कि उत्तराखंड की नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, तो उसका कारण है ये ग्लेशियर से निर्मित होती हैं। अब अगली चीज़ हमें देखनी है वो है कि हमें एक बार उत्तराखंड के मैप पर अब जो है हम इन नदियों को उत्तराखंड के मैप पर एक उनका रफली आइडिया लेते हैं और उसको याद करते हैं। तो पहला हम देखेंगे अभी, सबसे पहले हम उत्तराखंड की नदी को समझने से पहले अब हम एक मैप ड्रॉ करेंगे और उसको इस तरीके से देखेंगे कि एक हमारा इन नदियों का जो प्रवाह मार्ग है उसको समझने में हमें मदद मिले। तो अगर हम यहाँ उत्तराखंड का एक मैप ड्रॉ करा जाए, तो ये है उत्तराखंड का एक मैप जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर ये जो नदियां हैं ये किस तरीके से प्रवाहित होती हैं इस पूरे उत्तराखंड में। तो अभी इस लेक्चर के शुरू में ही मैंने ये बताया कि उत्तराखंड की जो प्रमुख नदी है, नदी तंत्र हैं, वो गंगा, यमुना और पूर्व में काली नदी तंत्र हैं। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं। उससे पहले अगर हम एक रफली जिलों के आइडियों को लगा दें तो ये हमारा हरिद्वार का रीजन हो गया और यहाँ से ये देहरादून का एक बड़ा पोर्शन निकल जाएगा और ये हमारा उत्तरकाशी का ज़िला निकलेगा, ये हमारा चमोली का रीजन निकल जाएगा और ये पिथौरागढ़ का रीजन आ जाएगा। यहाँ हम चंपावत बना देंगे और ये उधम सिंह नगर। तो ये अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आदत हो गई होगी इसे बनाने की। ये हमारा बागेश्वर का रीजन है और इसको अगर हम देखें तो अल्मोड़ा और ये नैनीताल का रीजन हमारा पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग का रीजन आएगा और इस तरीके से हम ये पूरा हमने उत्तराखंड के मानचित्र को और उनमें जो जिलों की अवस्थिति है उसको डिटेल से समझने की डिटेल से याद करने की कोशिश कर ली और ये हमारा सेगमेंट बन गया। अब इसमें जो उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं उनको हम उनकी पहली लेयर को समझेंगे। उन नदियों को हम, क्योंकि ये जो मैप बनाया गया है ये ऑन स्केल नहीं है, तो यहाँ पर तो हमें ये समझना होगा कि ये ही हमारा ज़िला जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ये थोड़ा इसको हम इतना इसकी थोड़ी लंबाई शॉर्ट कर देते हैं, अब थोड़ा ठीक है। तो ये हमारा
जो रीज़न है ये उत्तराखंड का है, इसमें अगर हम नदी समझनी है तो उससे पहले हमें, जैसे कि ग्लेशियर में हमने देखा था, यहाँ पर एक ग्लेशियर हमें समझना होगा और वो ग्लेशियर है बंदरपूंछ ग्लेशियर। यहाँ हमारा गोमुख है, ये रीजन जो है हमारा ये बद्रीनाथ का रीजन है, और यहीं पर हमारा थोड़ा सा बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है चमोली में ही, और ये जो रीजन है ये काला पानी का रीजन है। इसमें कई सारी शाखाएं हैं एक नदी की, वो हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा बंदरपूंछ, ये हमारा गोमुख और ये हमारा सतोपंथ ग्लेशियर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में जो नदी तंत्र है उसका नाम है यमुना नदी तंत्र, और सबसे पश्चिम की जो नदी है वो है टोंस नदी। तो यहाँ पर हम सिर्फ मुख्य नदी को बना रहे हैं और उसके प्रवाह मार्ग को समझेंगे। तो यहाँ से एक नदी हमारी निकल रही है और वो उत्तरकाशी और देहरादून के कलसी और उसके आसपास वाले रीजन में अगर हम देखें, वहाँ से होते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और राज्य में जो धालीपुर जगह है देहरादून में, वहाँ से ये नदी आगे बाहर निकलती है और फिर वो मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ जाती है, हरियाणा में पहुँच जाती है। और इस नदी का जो उत्तराखंड में क्षेत्र है वो महज 136 किलोमीटर का है। उसको हम बाद में जब इस नदी को पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो ये हमारी एक प्रमुख नदी थी, और इसी में डांक पत्थर के पास एक दूसरी नदी आके जुड़ती है, वो नदी होगी टोंस नदी। ये आकर यहाँ डांक पत्थर में जुड़ती है। तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं, पहले हम एक रफली माइंड में एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नदी तंत्र आखिर प्रवाहित कहाँ होते हैं और इस रूप में नदी निकलती है। इसको हम कहेंगे हमारी यमुना नदी हो गई है। इसमें ये इसकी सहायक नदी टोंस नदी हो गई, जो यमुना में आकर डांक पत्थर या कलसी और डांक पत्थर के बीच में जो रीजन है वहाँ पर मिलती है और फिर ये नदी आगे बढ़ती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा हम जब हम इस मैप के बाद नेक्स्ट मैप बनाएंगे तो उसमें इसको बड़े फिगर में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा यमुना नदी का तंत्र है। इसमें कई छोटी बड़ी नदियाँ यहाँ पर मिलेंगी, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि उत्तराखंड की जो पश्चिम हिस्से का जो पहला नदी तंत्र है वो यमुना नदी तंत्र है। उसमें दो चीज़ें और बन सकती हैं कि ये हमारा उत्तरकाशी और देहरादून जिलों से होकर इसकी जो मुख्य लंबाई है नदी की वो बाहर निकलती है और वो फिर दूसरे हिस्सों में चली जाती हैं। अब यहाँ हम समझेंगे कि ये हमारा टिहरी गढ़वाल का रीजन है, ये रुद्रप्रयाग का रीजन है, ये उत्तरकाशी का रीजन है और ये हमारा चमोली का रीजन है। तो उत्तराखंड के मध्य भाग में या पूर्वी गढ़वाल का जो रीजन है वहाँ पर, और उत्तरी गढ़वाल का जो रीजन है, जो उत्तरकाशी का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर एक ग्लेशियर है गंगोत्री और दूसरा हमारा चमोली में एक ग्लेशियर है सतोपंथ। यहाँ पर कौन सी नदियाँ निर्मित होती हैं और उनका प्रवाह मार्ग हमें बनाना है। तो ये हमारा गोमुख है, यहाँ से हमारी नदी गंगा के भागीरथी के रूप में निकलती है और वो हमारे यहाँ पर जो टिहरी गढ़वाल है उसका देवप्रयाग एक जगह होती है, वहाँ तक आती है। तो ये हमारी भागीरथी नदी है जो कि गोमुख से निकलती है, क्योंकि देवप्रयाग से पहले गंगा नदी जो है वो भागीरथी के रूप में जानी जाती है। तो ये यहाँ से भागीरथी के रूप में ये गंगा हमारी आगे आती है। यहाँ पर एक और नदी का संगम इसी भागीरथी में होता है जिसको हम भिलंगाना नदी कहते हैं। ये टिहरी गढ़वाल के रीजन में ही है।
दूसरी तरफ यहाँ से सतोपंथ ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है और वो चमोली के एक बड़े हिस्से को पार करते हुए, रुद्रप्रयाग के एक हिस्से को पार करते हुए टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में आकर हमारी जो भागीरथी नदी है उससे मिलती है। तो ये नदी जो होगी ये कहलाएगी हमारी अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी जो है वो चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के पोर्शन को पार करते हुए यहाँ पर देवप्रयाग में आकर भागीरथी से मिल जाएगी। तो यहाँ हमने देखा, दो चीज़ें हमने समझ ली कि पहला हिस्सा ये है कि उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से में एक यमुना नदी तंत्र है जिसकी मुख्य सहायक नदी टोंस नदी है, जो अभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। बस उसका ये हमने रफली एक मैप बना लिया। दूसरा पोर्शन हम गंगा नदी तंत्र को देख रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों नदियाँ जो हैं अलकनंदा और ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं और गंगा नदी तंत्र आगे किस तरह से बढ़ रही हैं उसको हम समझ रहे हैं। इसमें दो नदियाँ हैं। पहली नदी जो है वो भागीरथी नदी है जो गंगोत्री से गोमुख जो है, गंगोत्री ग्लेशियर है उसके गोमुख वाले हिस्से से निकली है। और दूसरी जो प्रमुख नदी है वो अलकनंदा नदी है जो सतोपंथ ग्लेशियर चमोली से निकली हुई है। अब ये दोनों नदियाँ किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी के हिस्से से आगे बढ़ा और दूसरे नंबर वो टिहरी गढ़वाल में वो नदी एंटर करती है और वहाँ पर भिलंगना एक नदी है जो इससे आके मिलती है और यहीं पर हमारा टिहरी डैम भी अवस्थित है। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें पढ़ने की कोशिश करी और देख लिया। तो दूसरी हमारी जो सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा आई वो देवप्रयाग में मिल गई। अब यहाँ से आगे जब ये नदी बढ़ेगी तो इन दोनों के संगम पर जो देवप्रयाग है उससे आगे नदी का नाम गंगा पड़ जाएगा और वही हमारी नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी है उसको हम गंगा के रूप में जानेंगे। और वो नदी फिर यहाँ से देहरादून के ऋषिकेश वाले रीजन में एंटर करेगी और वहाँ से फिर वो हरिद्वार और फिर दक्षिणी हरिद्वार से होते हुए राज्य से बाहर चली जाएगी। तो ये हमने दो प्रमुख नदियों को यहाँ से राज्य से बाहर करा और उनके हल्के से मैप को देखा, क्योंकि हमें ये देखना होगा प्रश्न यहाँ पर कितने बन रहे हैं वो अब मैं डिस्कस करता हूँ। पहला प्रश्न यही बन सकता है कि जो यमुनोत्री है वो गंगोत्री से पूर्व में है कि पश्चिम में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गंगोत्री जो है वो यमुनोत्री से पूर्व में है और यमुनोत्री इस वजह से गंगोत्री से पश्चिम में है। तो ये हमारा जो शिखर है ये बंदरपूंछ पर्वत का है जहाँ के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है और दूसरी तरफ गंगोत्री ग्लेशियर है जिसके गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। और ये दोनों नदियाँ आगे मूव करती हैं और इसी उत्तरकाशी जिला से होकर हमारी ये दोनों नदियाँ गुजरती हैं। तो जो इस टॉपिक को पढ़ने की पहली लेयर है उसको समझा जा रहा है। अब यह है कि आगे जो हम छोटी छोटी नदियाँ पढ़ेंगे उसको हम समझने से पहले इस मैप को हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए सिर्फ एक रफली आइडिया दिया जा रहा है कि जो हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं उसमें दो प्रमुख उपतंत्र हैं, भागीरथी नदी का है, एक अलकनंदा का है। इन दोनों का किस तरीके से राज्य में मूवमेंट होता है, ये कौन कौन से ज़िलों से होकर जाती हैं, उसको हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। अब इसके साथ साथ हमें ये समझना है कि एक और नदी है जो सबसे ईस्ट में पड़ती है, तो वो कौन सी नदी है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। और वो नदी है काला पानी के रीजन में निकलने वाली
काली नदी। तो यही काली नदी आगे बढ़ती है और पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा बनाते हुए यही नदी ये हमारी नदी दक्षिण की तरफ चलती है और चंपावत वाले रीजन और टर्नपुर वाले रीजन से होकर वो राज्य से बाहर निकलती है। तो ये सबसे बड़ी नदी है, इसको हम काली नदी कहेंगे। तो इस नदी की पोजीशन हम देख रहे हैं राज्य के सबसे पूर्वी हिस्से में है और पूर्वी हिस्से में होने की वजह से ये नेपाल के साथ एक महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। इसके साथ हमें विवाद भी देखने को मिला है, जो हमने पहले अपने टॉपिक में कवर किया था। तो ये हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कुछ छोटी बड़ी नदियाँ जुड़ती हैं। एक नदी जो है वो यहाँ जो जुड़ रही है वो कुंठी यांगटी नदी है। इसका अपना उपतंत्र है, उसको भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पूर्वी धौली गंगा है, उसका अपना नदी तंत्र है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमें जो नदी दिखेगी, जो जौलजीबी वाला रीजन है, थोड़ा इसको ऊपर देखना पड़ेगा, जो जौलजीबी वाला रीजन है वहाँ पर एक नदी दिखेगी जिसको हम कहेंगे गोरी गंगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि काली नदी और गोरी नदी का संगम जहाँ पर एक मेला लगता है, उस मेले का नाम क्या है? तो वो जौलजीबी का मेला है जो इन पोजीशंस पर लगते हैं। तो ये हमने देखा। इसके साथ साथ जो पंचेश्वर का इलाका है उससे थोड़ा सा नीचे जाकर इसी चंपावत और पिथौरागढ़ के कॉमन रीजन में हमें एक और नदी देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं सरयू नदी तंत्र होगी। जो महत्वपूर्ण नदी तंत्र है वही नदी हमारी यहाँ पर इस काली नदी में आकर जुड़ती है। तो पंचेश्वर डैम के पास है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो नदी है काली नदी, इसी पर हमारा एक डैम है पंचेश्वर डैम जो बन रहा है, उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये हमारी काली नदी है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में प्रवाहित होती है। इसको हमने देखा। यहीं पर हमने इसकी कुछ उपतंत्र जो हैं वो देखने की कोशिश करी। तो ये पहला जो हमारा मैप था उसमें हमने मुख्य रूप से नदियों को उतने डिटेल में नहीं पढ़ा, उनकी सहायक नदियों को उतने डिटेल में नहीं देखा। उसमें हमने ना ही ये समझने की कोशिश करी कि कौन सी नदी कहाँ किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। हमने बस एक रफ मैप बनाया है जो हमें अगली क्लास में हमें मदद करेगा इस पूरे नदी तंत्र को समाप्त करने के लिए। तो इसको हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रश्नों के रूप में अगर इसी से हम कुछ चीज़ें निकालें तो ये पहला प्रश्न बन जाएगा कि उत्तराखंड की भूमि पर जो पश्चिमी छोर है उस पर हमारा नदी तंत्र कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा यमुना नदी तंत्र। और यमुना नदी में भी जो उसकी सहायक नदी जो सबसे पश्चिमी हिस्से में है वो कौन सी नदी है? वो नदी हमारी टोंस नदी है। तो ये टोंस नदी हुई। इसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है कि यमुना तंत्र की जो नदियां हैं वो अधिकतर जो यमुना है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी और देहरादून 2 जिलों में प्रवाहित होती है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी नदी देखें गंगा नदी तंत्र, तो वो 2 सहायक नदियां हैं, एक है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। ये 2 नदी उपतंत्र हैं जिससे हमारा गंगा का तंत्र बनता है, गंगा नदी तंत्र बनता है। तो भागीरथी जिस ज़िले से निकलती है वो गंगोत्री का ग्लेशियर है, वो उत्तरकाशी ज़िला है। तो ये प्रश्न में पूछा जाएगा। फिर गंगोत्री से गंगा निकलकर टिहरी गढ़वाल में आती है,
जो भागीरथी के रूप में आती है, वहाँ पर भिलंगना से उस संगम होता है और वो टिहरी डैम उसको हम कहते हैं, गणेश प्रयाग कहते हैं। उससे आगे जब हमारी भागीरथी नदी निकलती है तो उसमें देवप्रयाग के रीजन में आकर अलकनंदा का संगम होता है। उसके आगे हमारी जो गंगा नदी है वो मुख्य अपने नाम को पाती है, वो गंगा कही जाने लगती है। फिर वो देहरादून और ऋषिकेश से होते हुए, देहरादून के ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार में एंटर होगी और यहाँ से मैदानी भागों में चली जाती है। यहाँ एक प्रश्न ये बनता है कि भारत में गंगा जो है वो कितने राज्यों से होकर जाती है। तो यहाँ पर राज्यों के नाम हो जाएंगे। पहला उसका उद्गम उत्तराखंड में होता है, फिर वो उत्तर प्रदेश में एंटर होती है, फिर उसके बाद वो बिहार में एंटर होती है, झारखंड का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है उसमें वो जाती है, और फिर बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है उसमें जाएगी। तो ये है गंगा नदी का प्रवाह रूप, वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ हमने इन जिलों के नाम देखे, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है वो हमने देखा। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर जो गंगा नदी, जहाँ देवप्रयाग से उसका नाम गंगा पड़ता है, उससे पहले वो किन दो स्ट्रीम के मिलने से बनी है वो हमने देखे। इसके अलावा एक प्रश्न ये है कि जो हमारी काली नदी है उसमें प्रमुख उपतंत्र कौन से हैं। तो काली नदी उत्तराखंड की सबसे पूर्वी हिस्से में अवस्थित नदी है। इसमें एक कुंठी यांगठी उपतंत्र है, एक पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र है। देखिए, एक पश्चिमी धौली गंगा है जो अलकनंदा नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे, ये पूर्वी धौली गंगा नदी तंत्र है। इसके अलावा गौरी गंगा का अपना तंत्र होगा। एक सरयू नदी का उपतंत्र है, वो हमने देखने होंगे। अब अगर हम नदियों की लंबाई देखें तो ये जो काली नदी है जो कि उत्तराखंड की पूर्वी छोर पर अवस्थित है, ये अपने उत्तराखंड में कुल मिलाकर 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसी तरीके से जो हमारी यमुना नदी है, यमुनोत्री से लेकर धालीपुर तक, ये कुल मिलाकर 136 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो प्रश्न में आ सकता है कि यमुना का उत्तराखंड में प्रवाह मार्ग कितना है, तो वो 136 किलोमीटर का है। इसी तरीके से देवप्रयाग से हरिद्वार के आखिरी पॉइंट तक जो गंगा है वो 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकली है, वो देवप्रयाग तक इसकी दूरी 205 किलोमीटर की है। इसी तरीके से अलकनंदा की देवप्रयाग तक की दूरी 195 किलोमीटर की है। तो ये किलोमीटर के फॉर्म में नदियाँ पूछी जा सकती हैं। प्रश्न हो सकता है कि उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो वो 96 किलोमीटर होगी, क्योंकि गंगा देवप्रयाग के बाद मानी जाती है। अगर हम भागीरथी गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक देखें तो वो 205 किलोमीटर है। तो ये हमने नदियों से जुड़े कुछ बहुत ही कॉमन फैक्ट देखे। सारी नदियां हमने जो मुख्य नदी थी उनसे जुड़ी जो चीज़ें थी वो देखी। अलग अलग हमने इनकी पोजीशंस देखी, ये निकलती कहाँ से हैं, इनके प्रमुख नदी तंत्र देखे, ताकि हम अगले वीडियो में इनको डिटेल में समझें तो हमें ये समझ में आए कि हमारी जो नदियां हैं वो आखिर उत्तराखंड की भूमि में किस रीजन में प्रवाहित हो रही हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि कुछ नदियां और हैं जो महत्वपूर्ण हो जाएंगी, जिनको हम अलग से देखेंगे। जैसे कि जो पश्चिमी रामगंगा नदी है जो कि दूधा तोली पर्वत श्रेणी से निकली हुई है, वो भी यहाँ पौड़ी में कालागढ़ रीजन है, वहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है। ये कालागढ़ वाला रीजन है, यहाँ से ये नदी बाहर होती है।
मैं जो बोल रहा हूँ ये जो है ये कालागढ़ वाले पॉइंट से हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी बाहर हो जाती है। इसके साथ साथ और पूर्व में आया जाए तो हमें कई सारी नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि दावका नदी होगी, इसके अलावा बाकरा नदी होगी। ये सब दावका नदी, बाकरा नदी, और यहाँ पर हमें गोला नदी दिखलाई देगी। इसके अलावा हमें इसी रीजन में एक और नदी दिखेगी जिसको हम कहेंगे नंधौर नदी। तो ये कुछ नदियों के नाम, उनके प्रवाह मार्ग हमने देखे, कौन से ज़िले से निकल रही हैं उनको हमने देखा। तो यहाँ पर जो हमने दावका, बाकरा और गौला ये सारी नदियाँ जो देखी हैं, ये दावका हो गया, ये हमारा कालागढ़ का रीजन है, ये दावका हो गया, ये बाकरा हो गया, ये हमने गोला नदी देख ली। ये सब नैनीताल वाले रीजन से निकल रही हैं, उनको हमने यहाँ पर देखा। तो ये हमारा पूरा एक इस मैप को अगर हम देखें तो जैसे जैसे मैंने एक एक करके पॉइंट बनाए हैं तो वो वीडियो में समझ में आ रहे होंगे। वैसे ये जो मैप है ये अपने आप में यहाँ से देखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जिस तरीके से मैप धीरे धीरे मैं ड्रॉ कर रहा था और एक एक नदी के प्रवाह मार्ग को दिखा रहा था तो वो इजी टू ग्रैप्स था, वो आसानी से समझ में आ सकता था। तो ये हमने तीनों नदियों का, इसके अलावा कुछ छोटी बड़ी नदियों का एक तंत्र बनाया है। अब हम इसको डिटेल से अगले अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे और पूरी नदी को एक ही बार में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में नदी तंत्र की बुनियादी बातों को जो हमने बताया है उसको आप लोग रिवाइज़ करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इससे जुड़े जो डिटेल एनालिसिस है, जो इसमें जो नदियाँ आती हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो तब तक अपनी तैयारी जारी रखें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।